हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड सेकंड ईयर की हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा है मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य को और उसके बाद में बिंदुसार को। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने थोड़ी बहुत उसकी उपलब्धियों के बारे में, उनकी विजयों, उसके युद्ध अभियानों के बारे में पढ़ लिया था कि किस तरह से उन्होंने नंद वंश का उन्मूलन किया था और जो है ना मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद में जैसे कि इन्होंने यूनानी राजा जो थे सेल्यूकस निकेटर, उनके साथ में युद्ध हुआ था उनका 304 ईसा पूर्व के आस पे रावी नदी के तट पर। उस युद्ध का परिणाम जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के पक्ष में आया था। और उस युद्ध के परिणाम के बाद में क्या होता है, संधि होती है और संधि की शर्तें जो है ना वो ये कहती है कि यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर अपने एक राजदूत जो है ना वो मौर्य दरबार में भेजेगा और उसका एक राजदूत मेगस्थनीज नाम का फिर मौर्य दरबार में आता है। और मैगजीनीज की जो इंडिका किताब है उस किताब में जो है ना वो मौर्य वंश की प्रशासनिक जानकारी हमें मिलती है। मुख्य रूप से दो ग्रंथ जो हमें मौर्य वंश के बारे में बताते हैं, जैसे कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक व्यवस्था, तत्कालीन समय का जो जो ढांचा था, स्वरूप था उस टाइम का, वो हमें दो ग्रंथ, एक तो जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताता है, एक हमें बताती है मैगजीनीज की इंडिका। हालांकि वर्तमान में हमें वो उपलब्ध नहीं है वो पुस्तक, परंतु जिसके बाद के जो भी इतिहासकार हुए थे उन इतिहासकारों ने इंडिका के बारे में जो है ना अपनी रचनाओं में लिखा था कि ऐसे ऐसे एक किताब थी, उस किताब में मौर्य वंश की जानकारी उपलब्ध, उसके बारे में लिखा गया था सब कुछ। ये बातें हमने देखी थी कल की क्लास में, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां। आज हम चालू करते हैं उसका पोता जिसका नाम है सम्राट अशोक। तो अशोक के बारे में थोड़ा सा चालू करने से पहले थोड़ी सी उसके बारे में एक थोड़ा सा रूप कैसा होता है, उसकी थोड़ी सी एक पर्सनैलिटी हम देख लेते हैं कैसा था वो राजा। तो भाई उसका जो शासनकाल रहा है ना पूर्ण रूप से वो एक गौरवशाली रहा है, अत्यंत गौरवशाली इतिहास रहा है उसका। उसके जैसे कि एक आदर्श राजा, एक कुशल योद्धा, एक मजबूत सैनिक के रूप में उसकी पर्सनैलिटी जो है ना वो इतनी एक प्रकार से विशाल रही है, जो कि आश्चर्य की बात है। ऐसी ऐसी हस्ती होना, तो इन उन सब के गुणों के बाद में वो सर्वगुण संपन्न है सम्राट अशोक। उसके बाद में जो है ना उनको इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय इतिहास की महान विभूतियों में से एक जो है ना हस्ती माना है सम्राट अशोक को। अशोक को सम्राट महान अशोक इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी जो नीतियां थी, उनके जो कार्यक्रम थे, जो भी योजनाएं उन्होंने बनाई थी, वो मुख्य रूप से जन कल्याणकारी थी और प्रजा के हित में थी। वो मुख्य रूप से अशोक ने क्या किया था ना, पूरे भारत को एक केंद्रीकरण के सूत्र में बांधा था। केंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि भले ही वो जहाँ बैठा हो परंतु उसकी प्रजा जो है ना उस टाइम में कोई विद्रोह ना करे, जनता उनसे ना खुश ना हो, जनता के मन में जो है ना किसी प्रकार का कोई डर ना रहो। तो ऐसी जो एक समाज था, ऐसी एक सिचुएशन जो बनाई थी ना वो सम्राट अशोक ने बनाई थी अपने शासनकाल के समय में। तो आज हम उस महान हस्ती को चालू करते हैं, सम्राट अशोक को। तो ये बात है 304 ईसा पूर्व की। 304 ईसा पूर्व, ये समय क्या है, ये समय वो है जब सम्राट अशोक का जन्म होता है पाटलिपुत्र में। क्योंकि मौर्य वंश की राजधानी क्या है, यहाँ पर पाटलिपुत्र है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र में क्या हो रहा है, 304 ईसा पूर्व में रानी है सुभद्राणी। सुभद्राणी ये बिंदुसार की पत्नी है, ठीक है। बिंदुसार की पत्नी बिंदुसार, तो राजा बिंदुसार और रानी है सुभद्राणी, उनकी संतान होते हैं, उनका नाम होता है अशोक। अशोक इस सन को इसलिए याद रखना जरूरी है, जैसे कि 304 ईसा पूर्व में एक वक्त वो है जहां पर क्या हो रहा है कि इसका जो दादाजी है अशोक का, उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य, वो यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के साथ में युद्ध लड़ रहा है। उस समय में पाटलिपुत्र में एक राजकुमार जन्म ले रहा है, उसका नाम है सम्राट अशोक। तो ये बात है। माता का नाम सुभद्राणी है, पिता है यहाँ पे बिंदुसार। फिर इनके जैसे कि प्रारंभिक जीवन, इनकी प्रारंभिक जीवन की बातें काफी इतिहास काफी याद रखी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली बात है। जैसे कि इनके भाइयों की संख्या 101 प्लस बताई गई है। तो इन्होंने जब गद्दी प्राप्त की है ना, तो ये अपने भाइयों की 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी को प्राप्त करते हैं। मुख्य रूप से इनके दो भाई जीवित रहते हैं, क्योंकि वही बात है ना, सबको मार देगा फिर सहायता के लिए भी कोई चाहिए होगा। तो एक इनका बड़ा भाई होता है, उसका नाम होता है सुसिम, जो इसके राजकार्य में सहयोग करता है। एक इनका छोटा भाई होता है, उसका नाम होता है तिष्य। तो भाई तिष्य जिसको विक्ताशोक भी कहा गया है, तो वो दो भाई इसके जीवित रहते हैं और दोनों इनके अशोक के राजकार्य में सहयोग भी करते हैं। ये बातें हो गई। फिर इनका थोड़ा सा वैवाहिक जीवन चालू हो जाता है। वैवाहिक जीवन में ये बात है जैसे कि अशोक की एक पत्नी का नाम मिलता है, उसका नाम है देवी। देवी बोल दो उसको या उसको महादेवी बोल दो।
ठीक है। तो जो महादेवी है ना, जब राजा बिंदुसार गद्दी पे बैठा हुआ था ना, जैसे अशोक अशोक से पहले उसके पिता गद्दी पे बैठे हैं बिंदुसार। जब बिंदुसार राजगद्दी पे बैठे हुए थे ना, उस समय में एक विद्रोह होता है जनता के द्वारा, राजा के खिलाफ जो है ना विद्रोह कर दिया जाता है, क्योंकि राजा को पसंद नहीं करती है जनता। तो वो बात है विदिशा की। विदिशा है वर्तमान में एमपी में पड़ता है, ये प्रांत था तत्कालीन समय में, विदिशा एमपी में। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जनता विद्रोह कर देती है, और फिर क्या है ना कि इस विद्रोह को दबाता है राजकुमार अशोक। ठीक है। और तत्कालीन समय में जो तक्षशिला जो प्रांत था ना, तक्षशिला में अशोक का बड़ा भाई था, उसका नाम था सुसीम। तो वो वहां पे गवर्नर बना हुआ था। मेरे कहने का मतलब ये था कि जब राजा बिंदुसार है तो उसके दो संतान, एक तो सुसीम जो बड़ा है, जो तक्षशिला में गवर्नर का पद संभाले हुए है, एक जो अशोक है ना वो विदिशा एमपी में गवर्नर का पद संभाले हुए है। तो एक समय में तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है, तो उसको भी जो है ना ये दबा के आता है अशोक। और जो विदिशा में जनता थोड़ी बहुत उभर रही होती है, थोड़ी बहुत विद्रोह करते हैं ना, उस विद्रोह को भी जो अशोक है ना वो दबा देता है। तो फिर तत्काल उस समय में क्या होता है ना कि वहीं की एक श्रेष्ठी श्रेष्ठी होता है, एक व्यापारी होता है, श्रेष्ठी एक व्यापारी की पुत्री थी, उसका नाम था देवी। तो भाई वो अशोक को पसंद आ गई थी, और अशोक ने फिर उसे शादी कर ली थी। क्या नाम मिलता है उसका? देवी भी नाम मिलता है उसका, महादेवी भी मिलता है। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी बात ये है कि ये विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री थी। विदिशा में एक व्यापारी था, श्रेष्ठी कहते हैं व्यापारी को, उसकी ये पुत्री थी। ठीक है। दूसरी बात ये कि इसको शाक्य राजकुमारी कहा गया, किसी उनका गोत्र था शाक्य, शाक्य राजकुमारी थी ये। तीसरी बात इसके बारे में ये है कि आगे चल के जब संघमित्रा और महेंद्र नाम के दो, एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म होता है महादेवी से, तो वो जो संतान थी ना, दोनों संघमित्रा और महेंद्र, वो इसकी देवी की संतान थी। कालांतर में वो क्या होता है ना, फिर श्रीलंका में जाते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो हमें यहाँ पर ये बात पता होनी चाहिए कि जो संघमित्रा और महेंद्र का हमें नाम मिलता है ना, उनकी माता का नाम क्या था फिर? संघमित्रा और महेंद्र। इसके अलावा जैसे कि एक बात और हमें देवी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो जो है ना बौद्ध विहारों का निर्माण करवाती है विदिशा में, बौद्ध विहारों का निर्माण करती है विदिशा में। तो ये बात होगी देवी के बारे में। एक अशोक की पत्नी और है, उसका नाम मिलता है पद्मावती, एक अरुंधति नाम की भी है। परंतु हमें जो हमें याद रखे जाने वाली बात है ना, वो ये है कि अशोक के जो अभिलेख है ना, उन अभिलेखों में ऐसी कौन सी पत्नी है जिनका जिक्र किया गया है? तो वो उनकी पत्नी थी कारुवकी नाम की। मैंने बोला है अशोक की अभिलेखों में कौन सी पत्नी का उल्लेख हमें मिलता है? अशोक की अभिलेखों में मिलता है कारुवकी का, कारुवकी का। और इनका एक पुत्र है, उसका नाम है तीवर। और जो मत कंफ्यूज मत हो, ठीक है रिपीट करती हूँ, सुनो। हम पढ़ रहे हैं अशोक के अभिलेख, अशोक के बारे में। ठीक है। तो अशोक की एक पत्नी का नाम मैंने बताया है, देवी के बारे में। देवी जो कि बौद्ध धर्म की क्या उपासिका है, बौद्ध धर्म को वो मानती है, उसको शाक्य राजकुमारी कहा गया है। उसको वो श्रेष्ठी की पुत्री है। ठीक है ना। जब जनता विद्रोह कर देती है विदिशा में, तब अशोक उस विद्रोह को दबाता है, और श्रेष्ठी उसको पसंद आ जाती है, उसे वो शादी कर लेता है, सॉरी देवी से शादी कर लेता है। एक फिर दूसरी पत्नी, उसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए, जो अशोक के अभिलेख है, जिन अभिलेखों में जिस पत्नी का जिक्र किया गया, जिस पत्नी का नाम मिलता है अशोक के अभिलेखों में, वो पत्नी है कारुवकी। क्वेश्चन ये आ जाए कि ऐसी कौन से अभिलेख है, या अशोक के अभिलेखों में कौन सी पत्नी का नाम जिक्र किया गया? तो भाई वो आगा यहाँ पे कारुवकी, और उनका पुत्र है तेवर, उनका उल्लेख हमें मिलता है। तो ये बात होगी थोड़ी बहुत उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। फिर हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जब बिंदुसार गद्दी पे बैठा है, तो भाई वो उसकी मृत्यु होती है, तो वो समय कौन सा होता है? उसके बाद में फिर अशोक कब गद्दी पे बैठता है? जैसे कि बिंदुसार जब गद्दी पे बैठा है ना, बिंदुसार 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 की मृत्यु हो गई यहाँ पे 273 में हो गई है। ठीक है ना, 20 ईस्वी पूर्व के बाद। अब यहाँ पे ये याद रखना, जब अशोक गद्दी पे बैठेगा ना, तो वो समय होगा यहाँ पे 269 ईसा पूर्व का। अशोक गद्दी पे बैठा है 269 ईसा पूर्व में। तो अब ये सोचने वाली बात है कि ये समय बच गया 4 साल का, उस समय में क्या हुआ होगा? इन 273 से लेके 269 तक 4 साल, 3-4 साल। कहने का मतलब ये है कि जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, तो जनता जो है ना थोड़ा रुष्ट होती है, अशांति फैली हुई होती है, जो माहौल होता है ना वो गरमाया हुआ होता है, उसको शांत करने की जरूरत होती है। तो जब अशोक गद्दी पे बैठता है ना, तो उसको समय लग जाता है परिस्थितियों को ठीक करने में, शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लेने में, सिचुएशन को जो है ना अंडर कंट्रोल करने में उसको समय लग जाता है। तो ये जो समय होता है वो 3-4 साल लग जाते हैं। तो उसका जो राज्याभिषेक होता है ना, वो 269 ईसा पूर्व में होता है। ये बात याद रखना भाई। तो अशोक गद्दी पे बैठा है 200
69 ईसा पूर्व में। कब तक रहता है? 232 ईसा पूर्व तक रहता है भाई, ये समय याद रखना इसका। 269 में गद्दी बैठा है, 232 ईसा पूर्व में तक रहता है वो, ये बात है। अब इनका थोड़ा सा अब हम चालू करते हैं इनके युद्ध बयानों के बारे में। भाई एक बात ये है कि अशोक को महान कहा गया है, तो सोचने वाली बात ये है कि हर कोई ये सोचेगा महान है, पता नहीं कितने युद्ध लड़े होंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, कितने ही युद्ध नहीं लड़े हैं, एक युद्ध लड़ा है। एक वो होता है ना, एक सेंटेंस होता है कि आपकी फर्स्ट पर्सनैलिटी जो होती है ना, वो आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। ये सेंटेंस हर कोई बोलता है, अमल करता है इस पे, तो ये सच बात है। तो अशोक ने कोई बहुत सारे युद्ध नहीं लड़े थे भाई। अशोक ने जो किया था ना, वो तुच्छ भी किया था ना, परंतु वो इतना अच्छा था कि लोगों के मन में चिरस्थायी रह गया था। लोग इनकी नीतियों से इतने प्रभावित हो गए थे भाई, इनकी गुणगान करने लग गए थे, अशोक की जय, अशोक महान, फलाना सब कुछ चीजें। तो ये बात है, जैसे वो एक मुख्य रूप से कलिंग का युद्ध हम उसके समय में पढ़ते हैं। दो बातें, जैसे कि उन्होंने जैसे विद्रोह हुए थे तत्कालीन समय में, तक्षशिला में विद्रोह हुआ है, विदिशा में हुआ, ये विद्रोह को दबाया था उन्होंने, ठीक। इनका कलिंग युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कलिंग का युद्ध इनका अंतिम युद्ध, प्रथम और अंतिम युद्ध उनको मानते कलिंग का युद्ध। प्राप्त अवशेषों के आधार पर हम कह सकते हैं ये बातें कि कलिंग का युद्ध जो होता है ना, वो इतना मतलब बहुत ज्यादा एक प्रकार से चीजें क्या होती है, वो देखो क्या होता है कलिंग का युद्ध। इस चीज को डीपली पढ़ते हैं हम, कलिंग का युद्ध। ये बात है 261 ईसा पूर्व की है भाई, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है। अब एक बात सोचो, एकदम से कलिंग का युद्ध तो नहीं होगा ना, कुछ तो पीछे छुपी हुई बातें होंगी, तो हमें वही पता लगानी है कि एकदम से सम्राट कलिंग के ऊपर आक्रमण क्यों करता है, जो चीजें क्या होती है। अब पता है, पहली बात तो ये कि जो कलिंग है ना, वर्तमान कहाँ है? उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा जो भारत का एक राज्य है, उड़ीसा बोल दो या ओडिशा, ठीक है। इसके युद्ध के कारण या अशोक के द्वारा कलिंग के ऊपर आक्रमण के कारण क्या थे, वो चीजें अगर पूछी जाए तो ये देखो कारण क्या है युद्ध के। प्रथम नंबर में मैं ये लिखती हूँ कि जो कलिंग है ना, वो एक प्रकार से सूती वस्त्रों का काफी उत्पादन वहां होता है, सूती वस्त्रों के लिए फेमस है भाई वो सूती वस्त्र। एक वहां पे हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा है, और हाथी जो है ना वो युद्ध में काम आते हैं। हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा है, प्लस लिख रही हूँ समझ आना, बहुत ज्यादा है। दूसरी बात कि वहां की भूमि जो है ना काफी उपजाऊ है भाई, भूमि उपजाऊ है। अब सोचने वाली बात ये है, एक वहां पे नदियों का संगम है, नदियों की व्यापकता है, नदियों की व्यापकता। थोड़ा सा चीजों को जोड़ के सीख जैसे पहली बात तो ये कि जैसे जिस जगह पर जो भूमि जहाँ पर बहुत ज्यादा नदियों की संख्या, जैसे कि यहाँ पर मैं नदी की संख्या बोलूँ तो यहाँ पे महानदी है, गोदावरी नदी है, बेतारणी, लंगुरिया नदी, ये मुख्य 3-4 नदियां हैं वहां पे बहती थी कलिंग क्षेत्र में, ठीक है। तो सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि जहाँ पे नदियों का क्षेत्र, नदियों का संगम है, तो पहली बात वहाँ की भूमि उपजाऊ होगी। अगर भूमि उपजाऊ होगी तो भाई वहाँ पे कृषि अच्छी होती होगी, अगर कृषि अच्छी होती है तो मुख्य रूप से दो चीजें, जैसे कि लोग काफी वहाँ पे रहते होंगे, दूसरी बात वहां से रेवेन्यू जो है ना, राजस्व की प्राप्ति काफी संख्या में हो सकती है, ठीक है। एक बात और वहाँ पे ये है कि नदियों के किनारे ही सभ्यताएं संस्कृति विकसित होती है, लोगों का निवास जो है ना ज्यादा होता है नदियों के किनारे ही। तो अशोक के द्वारा यहाँ पर आक्रमण करने का एक कारण तो यही है कि यहाँ की जो भूमि काफी उपजाऊ थी, नदियों का संगम था, हाथियों और सूती कपड़ों का, सूती कपड़े जो है ना, सूती कपड़े उनका उत्पादन यहाँ पे होता था। एक बात, एक इसके अलावा एक जो मुख्य बात है वो ये है कि जब हमने नंद वंश को पढ़ा था ना, तो नंद वंश में एक राजा था, उसका नाम था महापद्म नंद, महापद्म नंद। तो भाई जो महापद्म नंद है ना, उसके समय में हमने ये देखा था कि उसने मगध साम्राज्य के अंदर मिलाया था कलिंग को, कलिंग और अंग जो था ना उससे उनको जीता था और मगध साम्राज्य के अंदर मिलाया था। तो भाई यहाँ पर क्या होता है कि जब बिंदुसार राज्य राजा था ना, बिंदुसार के समय में कलिंग जो है ना मगध साम्राज्य से अलग हो चुका था, मगध से वो पल्ला झाड़ चुका था और खुद का स्वतंत्र राज्य चला रहा था, राजा खुद का राज्य चला रहा था। तो एक कारण ये भी था कि अशोक के द्वारा कलिंग के ऊपर आक्रमण किया गया था, क्योंकि महापद्म नंद ने जो जगह जीती थी ना, वो यहाँ से एक प्रकार से वो अलग हो चुके थे, तो इस जगह को जीतना था, इस भूमि पर उसको अधिकार करना था। परंतु किसको क्या पता था परिणाम क्या निकलेगा, कौन किसके हाथ में क्या आएगा, कुछ नहीं पता था। तो यहाँ पे युद्ध का निर्णय आ जाता है, और युद्ध का निर्णय जो होता है ना वो आता है अनिर्णायक युद्ध होता है। भाई सीधी बात ये है
कि अशोक बहुत ज़्यादा एक क्रूर तो नहीं बोल सकती, परंतु एक अच्छा योद्धा था, मजबूत योद्धा था वो। और युद्ध का परिणाम यह आता है कि अशोक जीत जाता है, और वहाँ पे नरसंहार जो होते हैं, व्यापक नरसंहार होते हैं। और जहाँ जो नदियाँ थी, जो कि पानी से पानी बह रहा था, उन नदियों में खून बहने लग जाता है। जो भूमि थी जहाँ पे मिट्टी वाली भूमि थी, उस भूमि पर अब खून ही खून दिख रहा था, खून के छींटे दिख रहे थे। लोगों की लाशें इतनी पड़ी थी कि देखने वाला भी जो है ना, वो एक प्रकार से युद्ध चल रहा था, तब तो सैनिक मार काट कर रहे हैं, और बाद में क्या होता है इसका परिणाम, जब सैनिक ये चीजों को देखते हैं, अशोक उन चीजों में नरसंहार को देखता है, तो भाई उसका हृदय जो है ना एक प्रकार से इतना निचोड़ जाता है, इतना वो टूट जाता है। उसके बाद में वो क्या सोचता है, कहा जाता है, इतिहासकारों ने यहाँ पर ये कहा है कि व्यापक नरसंहार को देखकर अशोक जो है ना अपनी जो नीति थी ना, युद्ध की नीति, उसको त्याग देता और नई नीति को अपनाता। उस नीति का नाम था धर्म नीति। सोचने वाली बात यहाँ पे ये निकलती है कि ऐसा संभव हो सकता है? हाँ, हो सकता है, संभव भी हो सकता है, और मे भी नहीं भी हो सकता है संभव। तो हमें जो हम जब अशोक के बारे में पढ़ते हैं, अशोक और बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं ना, तो वहां पे हम थोड़ा सा कंक्लूजन निकालते हैं कि परिस्थितियां क्या रही होगी, कैसे क्या रहा होगा। देखो, एक मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एक तरफ है अशोक, अशोक और बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। तो देखो, जो जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों ने अपने अनुसार चीजें बताई है, अलग अलग ग्रंथों ने। जैसे कि सिंगल अनुश्रुतियां हैं, ठीक है भाई। वो क्या कहती है पता, वो ये कहती है कि सुसीम, जो उसका बड़ा भाई था ना, अशोक का बड़ा भाई था सुसीम, सुसीम का एक बेटा था, उसका नाम था न्यूग्रोथ। तो न्यूग्रोथ जो है ना, जो कि 7 वर्ष का बच्चा है, उस बच्चे ने अपने चाचा को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए प्रेरित किया था। कहने का मतलब ये था कि जो सिंगल अनुश्रुतियां वो ये कहती है कि 7 वर्षीय एक बालक ने क्या किया है, एक व्यक्ति को बौद्ध धर्म में आने के लिए दीक्षित किया है। दूसरी बात ये है कि अशोक का एक गुरु है, उसका नाम है यहाँ पे उपगुप्त नाम का, उपगुप्त, उपगुप्त। दो चीजें मैंने बताई है कि एक तो सिंगल अनुश्रुतियां हैं, वो क्या कहती है कि 7 वर्षीय बालक था, उसका नाम था न्यूग्रोथ। उस न्यूग्रोथ ने जो है ना अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। हालांकि थोड़ा बहुत परिचय दिया होगा बौद्ध धर्म के बारे में। उसके बाद में जो है ना अशोक पूर्ण रूप से जो है ना मोगलीपुत्र तिष्य के दिशा निर्देशों पर चलते हुए पूर्ण रूप से बौद्ध बन जाता है, पहला सेंटेंस। दूसरी जो चीजें हमें पता लगती है, वो हमें पता लगती है बौद्ध ग्रंथों के बारे में। वो ये कहते हैं, जैसे दिव्यावदान नाम का एक बौद्ध ग्रंथ, दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ, वो हमें ये बताता है कि अशोक का एक गुरु था, उसका नाम था उपगुप्त। बाल पंडित समुद्र बोल दो उसको, या फिर उसको उपगुप्त बोल दो। उपगुप्त उसकी उपाधि थी, सही नाम था उसका बाल पंडित, बाल पंडित समुद्र। तो इससे क्या किया था इस गुप्त ने, इस उपगुप्त ने जो है ना अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ये दो विचारधाराएं, ये दो चीजें हमें अशोक और बौद्ध धर्म से के बारे में पता लगती है भाई, ये बातें हैं। इसके अलावा जैसे कि फिर हमें चालू करना है कि जो अशोक है उसके बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीजें कौन कौन सी है। अशोक और बौद्ध धर्म, जैसे कि उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या चीजें किया था, क्या क्या उसने चीजें अपनाई थी। जैसे कि उसने बौद्ध यात्राएं की थी, बौद्ध स्मारक बनाए थे, बौद्ध यात्राएं की थी, बौद्ध स्मारक बनाए थे। इसके अलावा अपने धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की थी अशोक द्वारा। अशोक बौद्ध धर्म, देखो मुख्य रूप से जो अशोक का धर्म है ना, मैं धर्म बोल रही हूँ बट उसको उच्चारण में धम बोलते हैं, धम, अशोक का धम। तो ये जो अशोक के जो धम की जो परिभाषा पूछी जाए ना, तो उस अशोक के धम की परिभाषा होती है भाई कि अशोक के द्वारा जो जनता के नैतिक और आध्यात्मिक एक प्रकार से उनका जीवन जो है ना सुधारने के लिए, कि आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति के लिए जो प्रयास अशोक ने किए थे ना, उन्हीं को अशोक का धम कहा गया था। मैंने यहाँ पे ये बोला है कि अशोक के, सम्राट अशोक के द्वारा प्रजा के नैतिक और उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए अशोक के द्वारा किए गए प्रयास ही बौद्ध धर्म कहलाया था, अशोक का धम्म कहलाया था। तो हम चालू करते हैं, अशोक के द्वारा धम्म के प्रचार के लिए क्या क्या चीजें अपनाई गई थी, वो चीजें देखो। पहले नंबर पे तो भाई उसने उन जगहों की यात्राएं की थी जिन जगहों पर जो है ना बौद्ध धर्म, जिन जगहों से महात्मा बुद्ध जुड़े हुए हैं। बौद्ध यात्राएं, बुद्ध यात्राएं, बुद्ध यात्राएं हम यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध के बारे में हमने पढ़ा होगा, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म जो है ना वो कहाँ होता है, लुम्बिनी, नेपाल की तराई में उसका जन्म होता है। उसके बाद में जैसे कि उनको उपदेश बोध गया में प्राप्त होते हैं।
इसके अलावा जैसे कि सारनाथ में पहले उपदेश देंगे, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश देंगे, उनकी जो मृत्यु है कुशीनारा में हो जाएगी। ये जो जगह है जो कि माधव बुद्ध से जुड़ी हुई है, इन जगहों पे अशोक जो है ना जाएगा, पर्सनली जाएगा अपने सैनिकों के साथ में जो है ना, और उन जगहों को वो यात्रा दौरा करेगा, भ्रमण करेगा उन जगहों का। और यहाँ पे हमें एक जानकारी मिलती है लुम्बिनी से, कि लुम्बिनी में एक अभिलेख मिला है, वो बताता है कि अशोक ने जो है ना लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त कर दिया था। मैंने क्या बोला कि धर्म यात्राएं जब करता है ना अशोक, तो जो लुम्बिनी ग्राम था, लुम्बिनी ग्राम, इस लुम्बिनी ग्राम को अशोक ने कर मुक्त कर दिया था। कर मुक्त का मतलब ये था कि अब यहाँ की जनता टैक्स नहीं देगी भाई, अब यहाँ की जनता टैक्स से मुक्त है। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली है ये बात थी। ठीक है बच्चों, आप इस टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।